बताइए आर्टिकल नंबर 110 धन विधेयक की परिभाषा। और 109 में क्या है? धन विधेयक का विशेष प्रावधान। बताइए कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। बताइए लोकसभा अध्यक्ष का निर्णायक मत किस आर्टिकल में है? 100 में। 100 को आधा करो 50-50। अब 50-50 हो गया तो इसका मतलब है अब लोकसभा वाला अध्यक्ष जिस भी तरफ वोटिंग कर देगा वो निर्णायक मत कहलाएगा। तो 100 का आधा करो 50-50 जब हो जाएगा तब कौन वोटिंग करेगा? अध्यक्ष। ऐसे याद करना, ठीक है। 100 का हम आधा कर देंगे तो हो जाएगा 50-50, और जब 50-50 मामला हो जाएगा तो कौन वोटिंग करेगा? अध्यक्ष। और इसी 100 में कोरम भी है। लोकसभा का कोरम कितना होता है? 1/10 और संख्या में 55। राज्यसभा का 25। ओके, बताइए सचिवालय किसके अधीन होता है? सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष किस आर्टिकल में है? 98 में। 98 नंबर। आइए सरकारी बनो। और 99 में क्या है? शपथ बोले थे ना, 9 शपथ मतलब 9 शपथ लेने में आनाकानी करेंगे। तो 99 में है शपथ, 100 में है कोरम। और बताइए 89 में क्या है? राज्यसभा के पदेन सभापति और उपसभापति। और 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। बताइए प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? नई लोकसभा में से जो अन्य सदस्यों को बैठाता है, शपथ दिलाता है। एक मतलब टेम्पोररी पद होता है प्रोटेम स्पीकर का। बताइए पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा अध्यक्ष बताओ। गणेश वासुदेव मावलंकर। और वर्तमान समय में कौन है? ओम बिरला। पहले राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? अरे जो उपराष्ट्रपति होगा वही तो होगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्तमान समय में राज्यसभा का सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। देखो चाहे सभापति बोले या पदेन सभापति बोले, इससे कंफ्यूज मत हुआ करें कि सर ने आपने तो लिखा है पदेन सभापति, आप बोल रहे हैं सभापति। तो एक होता है सभापति जिसे हम पदेन सभापति भी कहते हैं, और एक होता है उप सभापति। उप का मतलब होता है छोटा। जैसे आप विद्यालय में पढ़े होंगे तो एक होते थे प्रिंसिपल, एक होते थे वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल का मतलब छोटे वाले प्रिंसिपल, समझ गया ना। तो आर्टिकल नंबर 100 तक कंप्लीट पढ़ा दिए आपको, पढ़ा दिए ना। बताइए धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से आता है? राष्ट्रपति की। लोकसभा बता रहे हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। और धन विधेयक राज्यसभा में कितने दिनों तक रहता है? 14 दिन तक। और 14 दिन बाद स्वतः ही पारित हो जाएगा। ओके, तो अब आगे पढ़ाना है। अच्छा और भी पढ़ा दिए 110 तक पढ़ा दिया। लग रहा था अभी 100 तक ही पढ़ाएं। तो 101 से लेकर 104 तक है सांसदों की निर्हरताएं। मतलब सांसद अयोग्य कैसे घोषित होंगे। जैसे आर्टिकल नंबर 101 में लिखा गया है कि अगर कोई सांसद 2 सदनों का सदस्य है, मान लो एक आदमी है लोकसभा से भी जीत गया, राज्यसभा से भी जीत गया, और दोनों जगह का आनंद ले रहा है कि हम लोकसभा से भी सांसद, राज्यसभा से भी सांसद, तो ऐसी स्थिति में उसको एक जगह से सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, और दोनों का नहीं छोड़े तो कहीं का नहीं रह जाएंगे। अगर कोई मान लीजिए विधायक है और वो चाहता है कि हम सांसद भी बने रहें, तब भी नहीं बन सकता है। देखे होंगे जब ये यूपी का इलेक्शन हुआ था तो इसमें अखिलेश यादव जो हैं ये संसद भवन में पहले सांसद थे, लेकिन उन्होंने वहाँ से त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में आ गए, उत्तर प्रदेश में बन गए विधायक। तो एक ही जगह आप सदस्यता ले सकते हैं, या नहीं कि कुल भी मुँह मार सकते हैं, समझ गए ना। तो 110 तक पढ़ा दिए आपको। इसके बाद पढ़ाना है 111। लेकिन 111 को पढ़ाने से पहले आपको और कुछ बताना है, जैसे विधेयकों के बारे में। विधेयक जिसे हम इंग्लिश में बिल कहते हैं। सुनिए भाई, बिल क्या होता है?
जब कोई कानून बनने वाला होता है, बनने से पहले जब तक राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर नहीं कर देता है, उसके पहले वो बिल रहता है। जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम है ना, ये बिल तब तक था जब तक राष्ट्रपति ने इस पर सिग्नेचर नहीं किया था। राष्ट्रपति जैसे ही सिग्नेचर कर देते हैं, ये बिल से बन जाता है एक्ट। क्या बन जाता है? एक्ट। और इसके बीच में इसको लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। जैसे पहले बिल बनेगा, बिल के लिए मसौदा तैयार किया जाता है। जैसे आपके यहाँ मान लीजिए निमंत्रण होना है, तो पहले एस्टीमेट बनाया जाता है ना कि कितने आदमी आएंगे, कितना खर्चा लगेगा, तो ऐसे मसौदा बनाया जाता है। फिर इस पर चर्चा होती है, तो 4 लोग मिलकर चर्चा करेंगे घर में, बताओ अच्छा 400 आदमी का करें तो ठीक रहेगा, कहेंगे नहीं 400 कहेंगे 500 का करो, तो चर्चा होगी। फिर एक आध दिन बाद और फिर परिचर्चा होगी, चर्चा के बाद परिचर्चा, मतलब फिर से चर्चा होगी, परिचर्चा होगी। उसके बाद एक आध लोग भड़क जाएंगे, 500 तुम्हारे पास ज़्यादा रुपया हो गए, 500 क्यों खिलाना, 200 आदमी को बुला के खिला दो चुपचाप। और एक लोग बोलेंगे 11 पंडित बुलाओ, खिला दो, मामला खत्म, नहीं ना। तो मसौदा बनेगा, मसौदा पे चर्चा होगी, चर्चा पर परिचर्चा होगी, फिर इस पर बहस होगी। क्या होगी? बहस होगी। इतना मामला होता है, ठीक है। चर्चा, परिचर्चा, बहस। इसके बाद जाएगा लोकसभा या राज्यसभा, कहीं पर जाएगा, फिर जाएगा राज्यसभा में, उसके पास जाएगा प्रेसिडेंट के पास, उसके बाद पारित हो जाएगा, बन जाएगा। समझे ना? इतनी लंबी प्रक्रिया होती है, समझ गए कि नहीं? तो एक बिल से एक्ट बनने की इतनी लंबी प्रक्रिया होती है। तो बिल और एक्ट में बड़ा अंतर होता है। बिल का मतलब अभी बन रहा है, और एक्ट का मतलब बन चुका है। जैसे शादी तय हो रही है, तब तो ठीक है, अभी शादी तय हुई है, तो पत्नी को क्या बोलते हैं जिससे शादी तय होती है? पियांस, क्या बोलते हैं? पियोंसे, ऐसे बोलते हैं ना शायद। मंगेतर बोलते हैं हिंदी में, मंगेतर। तो जब तक शादी नहीं होती है तब तक मंगेतर। और शादी होने में लंबी प्रक्रिया होती है, मंगनी होती है, गोद भराई होती है, मुंह दिखाई होती है, पता नहीं क्या क्या होता है। एक लंबी प्रक्रिया के बाद जब शादी हो जाती है तो बन जाते हैं पति। तो ऐसे यहाँ पर ये बिल और एक्ट में अंतर है, समझ गए कि नहीं? बिल से एक्ट बनने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। अब आपको बताते हैं बिल कितने प्रकार का होता है। देखो बिल कितने प्रकार का होता है। बिल कई प्रकार का होता है। जैसे एक संशोधन बिल हो सकता है, संशोधन बिल। विधेयक लिखें तो आप समझ जाएंगे हिंदी इसका, ठीक है। एक सामान्य विधेयक होता है, सामान्य विधेयक, अभी हम आपको सब बताते हैं। एक होता है धन विधेयक, और एक होता है वित्त विधेयक। बिल का है, हाँ, बिल को ही विधेयक बोलते हैं ना, विधेयक, ठीक है। तो बिल कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। संशोधन बिल, सामान्य बिल, धन विधेयक और वित्त विधेयक। इंग्लिश में बिल बोलते हैं, हिंदी में विधेयक बोलते हैं। तो 4 प्रकार का होता है। अगर संशोधन बिल है तो ये विशेष बहुमत द्वारा पारित होगा। किसके द्वारा? विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत को बोलते हैं 2/3, ठीक है, 2/3, 2/3 से पारित। अगर कोई संविधान में संशोधन करना है तो उसे 2/3 द्वारा पारित किया जाता है, ठीक है। हालांकि संविधान संशोधन भी 3 तरीके का होगा। एक तो एकदम सामान्य होगा जिसे हम संशोधन मानेंगे ही नहीं, एक ऐसा होगा जिसे हम संशोधन मानेंगे, और एक तो सबसे खतरनाक वाला होगा, हाँ, जो 2/3 से होगा। और एक तो जो सबसे खतरनाक होता है वो 2/3 से होगा ही। साथ साथ में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में से आधे राज्यों से मतलब कम से कम, जैसे 28 है मान लीजिए, इसका आधा 14, 15, तो 15 राज्यों की विधानमंडल से उसे पारित कराना पड़ेगा। मतलब संसद भवन से पारित होगा ही, साथ साथ में विधानमंडल से भी पारित कराना पड़ता है। तो ये जो संशोधन विधेयक है ये भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है सामान्य, एक होता है विशेष, एक होता है विशेष से भी खतरनाक। समझ गए ना? तो बस नॉर्मली समझिए कि संशोधन विधेयक को हम विशेष बहुमत द्वारा पारित करवाते हैं 2/3 से। और सामान्य विधेयक क्या होता है? सामान्य विधेयक का मतलब कोई सामान्य सा सुधार करना है। जैसे मान लीजिए नागरिकता संबंधी कोई कानून बनाना है, तो ये तो संसद भवन के अधीन होता है, नागरिकता संबंधी कानून। जैसे शादी की उम्र घटाकर बढ़ा करके मान लीजिए 18 से 21 करनी थी, तो ये भी एक सामान्य विधेयक था। तो कोई भी सामान्य चीजें होंगी वो सामान्य विधेयक द्वारा पारित की जाएंगी, और इसे हम बोलेंगे सामान्य विधेयक द्वारा। सामान्य विधेयक।
सामान्य बहुमत। और सामान्य बहुमत का मतलब 1/2 से। ठीक है, बाकी सब भी। धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक के बारे में मैंने पढ़ा ही दिया। आर्टिकल नंबर 110 में इसका उल्लेख किया गया है, धन विधेयक की परिभाषा। और आर्टिकल नंबर 109 में इसके बारे में इसे प्रावधान बताया गया था कि धन विधेयक लोकसभा में ही चलेगा, लोकसभा से राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के पास 14 दिन का टाइमिंग होगा, पास करना हो तो पास कर दो, नहीं अपने आप पास हो जाएगा ना। अब आता है वित्त विधेयक। तो इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 110 में और इसका उल्लेख है आर्टिकल नंबर 117 में। ठीक है, 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है, वित्त विधेयक नहीं। 117 में वित्त विधेयक। देखो अभी यहाँ पर हम आपको क्लियर कर देते हैं कि धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर होता है। वैसे नॉर्मली एग्जाम में ना धन विधेयक और वित्त विधेयक को एक ही माना जाता है। कहा जाएगा कि धन विधेयक या वित्त विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है? राष्ट्रपति। तो सामान्य तौर पर वित्त विधेयक को धन विधेयक ही मान लिया जाता है, लेकिन धन विधेयक छोटा है और वित्त विधेयक बड़ा होता है। ये है धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक। और ये है वित्त विधेयक। रीजनिंग में आप पढ़े होंगे ना, वित्त के अंदर धन आता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बाहर से सब कुछ आल नहीं होगा, यहाँ से आल हो सकता है। तो धन विधेयक वित्त विधेयक का ही एक प्रकार होता है। ये दोनों राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आते हैं, लेकिन वित्त विधेयक के बारे में कहा जाता है कि वित्त विधेयक ये राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा वाले इसे रोक भी सकते हैं, लेकिन धन विधेयक स्पेशली अगर देखें तो इसे नहीं रोक सकते। समझ गए कि नहीं? तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में आप समझ रहे हैं अंतर ना। धन विधेयक वित्त विधेयक का ही एक प्रकार होता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा ये 14 दिन तक जाएगा, उसके बाद स्वतः पारित हो जाएगा। लेकिन जो वित्त विधेयक है इसे राज्यसभा रोक भी सकती है, लेकिन धन विधेयक को कदापि नहीं रोक सकती। लेकिन छोटे मोटे एग्जाम में इन दोनों को इक्वल माना गया है। ठीक है, धन विधेयक और वित्त विधेयक क्या है? इक्वल है। लेकिन मैंने आपको इसका डिफरेंस बता दिया कि धन विधेयक वित्त विधेयक का ही एक प्रकार होता है। इसका उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल नंबर 117 में किया गया है। समझ गए कि नहीं? बाकी आप ये समझ गए होंगे संशोधन विधेयक क्या होता है। जब संविधान में संशोधन करना हो तो संविधान संशोधन, ये है विशेष बहुमत द्वारा। सामान्य बहुमत, कोई सामान्य काम करना हो, बाकी ये सब भी तो समान से ही होता है कि नहीं? तो धन विधेयक और वित्त विधेयक, तो 4 प्रकार के बिल होते हैं: संशोधन विधेयक, सामान्य विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। देखो मैंने यहाँ पर आपको एक चीज बताया कि बिल से एक्ट बनने की एक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले मसौदा बनेगा, चर्चा होगी, परिचर्चा होगी, बहस होगी, तर्क वितर्क होगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा तो वो बिल एक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर ना करे तो एक्ट नहीं बनेगा, वो संशोधन विधेयक ही रहेगा, संशोधन विधेयक रहेगा, वो कानून नहीं बन पाएगा। तो राष्ट्रपति किसी बिल को कैसे मना कर सकता है, इसके लिए अगला आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 111, जिसमें कहा गया है राष्ट्रपति का वीटो पावर। क्या है? इसीलिए सब बताया, क्योंकि आगे राष्ट्रपति की बात बताई जाएगी ना, कैसे पारित होता है, और राष्ट्रपति पारित ना करे तो यही बात आर्टिकल नंबर 111 में बोली गई। इसको छाप लिए होंगे सब लोग? नहीं? लिखिए आर्टिकल नंबर 111। आर्टिकल 111 राष्ट्रपति का वीटो पावर। हिंदी में कहेंगे राष्ट्रपति की निषेधात्मक शक्ति। वीटो पावर क्या होता है समझिए ध्यान से। जैसा कि मैंने आपको शुरू में यही बताया कि सबसे पहले बिल बनता है, और बिल बनने की भी प्रक्रिया, मसौदा तैयार होगा, चर्चा, परिचर्चा, बहस, फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के पास आ गए, वहीं पर रुक जाओ। ठीक है, राष्ट्रपति का मन है कि अगर वो बिल को पारित करना चाहें तो सिग्नेचर कर दें, बिल पारित हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति उसे पारित ना करें तो यही दिक्कत है, और इसी को कहा जाता है राष्ट्रपति का वीटो पावर। अगर राष्ट्रपति
किसी विधेयक को मतलब किसी बिल को अगर उसे रोक देते हैं, उस पर सिग्नेचर नहीं करते हैं, इसका मतलब वो उस पर अपनी निषेधात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। और ये निषेधात्मक शक्ति कई प्रकार से होती है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी बिल को एक्ट बनने से रोका जाए। बिल से एक्ट बनने की जो दूरी है उसके बीच में अगर राष्ट्रपति इंटरप्ट कर दे, गड़बड़ कर दे, तो समझ लेना कि राष्ट्रपति ने अपनी वीटो पावर का यूज कर दिया है। समझ गया ना? बिल से एक्ट बनने के बीच में अगर कोई गड़बड़ होती है राष्ट्रपति के द्वारा, उसी को कहा जाएगा राष्ट्रपति का वीटो पावर। हिंदी में कहेंगे निषेधात्मक शक्ति। समझ गए ना? ये कई प्रकार की होती है। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? प्रयोग बिल को एक्ट से, ऐसे लिखो, बिल को ना पारित करने के संबंध में। बिल को ना पारित करने के संबंध में इस वीटो पावर का यूज किया जाता है। और ये कई प्रकार की होती है। जैसे आप विद्यालय नहीं जा, कभी स्कूल में पढ़ते रहे होंगे, तो विद्यालय जिस दिन नहीं गए होंगे तो आपके पास कई प्रकार के बहाने होते हैं। जैसे बुखार हो गया, दूसरा सर बैग गंदा हो गया था या बैग फट गया था, तीसरा सर यूनिफॉर्म नहीं था, सूख गया, मतलब भीगा था, सूखा नहीं था। और सबसे फेमस नानी मर गई। दुनिया भर का कोई पड़ोस में मर गया, शादी थी, मामा की दिखवारी थी, ये था वो था खूब ना, ये दुनिया भर का बहाना रहता है ना। तो जब राष्ट्रपति भी किसी वीटो को मतलब किसी बिल को रोकेगा तो उसके पास भी तो बहाना होना चाहिए ना, कैसे रोका है। तो ये भी कई तरीके का होता है। राष्ट्रपति का वीटो पावर कई तरीके का होता है। जैसे नंबर फर्स्ट, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो हिंदी में कहते हैं अत्यंतकारी वीटो। अब ये एब्सोल्यूट वीटो क्या होता है? अगर राष्ट्रपति किसी विधेयक को कैंसिल कर दे, सीधा कहे कि ये गड़बड़ है, कैंसिल कर दे, तो वो जो विधेयक है दोबारा संसद में उसका जन्म ही नहीं होगा। ऐसा विधेयक दोबारा बन ही नहीं सकता है और ये दोबारा कभी भी संसद भवन में पेश नहीं किया जाएगा। तो अत्यंतकारी वीटो सबसे खतरनाक है। अगर इस वीटो पावर का यूज राष्ट्रपति ने कर दिया तो जो बिल बना था ऐसा बिल बन ही नहीं सकता, दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। समझ गए कि नहीं? और दोबारा फिर वापस भी नहीं आएगा, बनेगा ही नहीं तो वापस क्यों आएगा? जन्म ही नहीं होगा तो दोबारा कैसे आएंगे वापस? तो अत्यंतकारी वीटो सबसे खतरनाक। अगर इसका प्रयोग कर दिया गया तो समझ लीजिए कि वो विधेयक ही दोबारा नहीं बनेगा। पास कराने की बात तो बहुत दूर की है कि वैसा विधेयक ही नहीं बन सकता। और इसका प्रयोग किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और ये बहुत खतरनाक है कि नहीं? इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भी नहीं कि इम्पीचमेंट लगाओ, कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे खतरनाक वीटो पावर है, एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतकारी वीटो। अगर इसका यूज किया गया तो कोई विधेयक वहीं ऑन द स्पॉट दम तोड़ देगा, तुरंत खत्म। उसके बाद दोबारा वैसा विधेयक बन ही नहीं सकता है। समझ गए कि नहीं? ये इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था, इतना खतरनाक था कि कहा गया ये तो राष्ट्रपति को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बना देगा। इसीलिए इस विधेयक को ही समाप्त कर दिया गया, इस वीटो को ही समाप्त कर दिया गया। तो अत्यंतकारी वीटो समाप्त हो गया है, पढ़ने की जरूरत नहीं। समझ गया ना? आगे देखिए, सस्पेंडिव वीटो। सस्पेंडिव वीटो, निलंबकारी वीटो। अब ये कौन सा वीटो होता है? अगर इस वीटो का यूज किया जाता है तो राष्ट्रपति जो है वो किसी विधेयक को सस्पेंड कर देगा, कहेगा कि ये गड़बड़ है, और गड़बड़ है ऐसा कहकर वापस भेज देगा लोकसभा में। ठीक है? और जब वापस भेजेगा तो वो रिव्यू के लिए जाएगा, वहाँ पर जाएगा, लोकसभा वाले फिर से पारित करेंगे। लेकिन सामान्य बहुमत से पारित करते हैं, ऐसा नहीं कि विशेष बहुमत से। सामान्य बहुमत से पारित किया जाएगा और सामान्य बहुमत से पारित करने के बाद मतलब लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, और राज्यसभा में जब पारित हो जाएगा फिर राष्ट्रपति के पास आएगा, और अब राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो सस्पेंडिव वीटो का प्रयोग तब किया जाता है जैसे किसी विधेयक में कोई कमी रह गई है। तो कमी रह गई है तो देखो एक बार फिर से लोकसभा में जाएगा, लोकसभा वाले चेक करेंगे भाई ऐसी कौन सी कमी रह गई, कुछ सुधार करेंगे, सुधार करने के बाद लोकसभा वाले पारित करेंगे, फिर राज्यसभा वाले पारित करेंगे, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। कहने का मतलब वेरिफिकेशन करने के लिए। जैसे आपका गूगल अकाउंट होता होगा,
तो उस पर वेरिफिकेशन लगता होगा ना कि कोई हैक ना कर ले, वेरिफिकेशन लगाया जाता है, मोबाइल पे कोड आएगा तभी लॉगिन कर सकते हैं। तो ये समझ लो वेरिफिकेशन करने के लिए। सस्पेंडिंग वीटो क्या है? वेरिफिकेशन करने के लिए। इसे राष्ट्रपति दोबारा लौटा सकता है, राष्ट्रपति वापस भेज देता है, और जब वापस भेज देगा तो सदन द्वारा, सदन का मतलब दोनों लोकसभा राज्यसभा, सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पुनः पारित किया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति वापस भेज देता है तो ये सदन में फिर से जाएगा और सदन में दोबारा पारित कराया जाएगा, लेकिन सामान्य बहुमत से, बहुमत से। उसके बाद फिर ये राष्ट्रपति के पास आएगा और अब राष्ट्रपति अब इसे पारित करने को क्या बोला मोड़ा जैसे हंस रहे अरे सर जल्दी आपको हंसना है क्या? राष्ट्रपति वापस भेज देता है और जब वापस भेज देगा तो क्या होगा? सदन में दोबारा जाएगा और फिर से वहां पर पारित किया जाएगा, लेकिन सामान्य बहुमत से। और सामान्य बहुमत से जब पारित होगा और दोबारा जब वापस आएगा तो राष्ट्रपति अब इसे पारित करने के लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक है, दोबारा इसे अपने पास नहीं रख सकता है। तो एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंडिंग वीटो और हम अपना देख लेते हैं पॉकेट वीटो। हाँ, पॉकेट वीटो हिंदी में कहते हैं जेबी वीटो। पॉकेट मतलब जेब ही तो होता है ना, जेबी वीटो। देखो जेबी वीटो क्या होता है? राष्ट्रपति के पास कोई बिल आया पारित करने के लिए और राष्ट्रपति ने उसको देखा, कहा बिल गड़बड़ है, अब इसे पुनर्विचार के लिए दोबारा नहीं भेजा जाएगा। राष्ट्रपति इसे चुपचाप लिए जेब में डाल दिया। ठीक है, और जेब में डाल के बैठे रहेंगे, कुछ नहीं। तो जब राष्ट्रपति किसी बिल को चुपचाप अपने पास रख लेता है, उसे रिव्यू के लिए भी नहीं भेजता। यहाँ पर रिव्यू के लिए भेजा गया कि नहीं? रिव्यू का मतलब है फिर से इसको चेक कीजिए। यहाँ पर रिव्यू के लिए नहीं भेजेगा, सीधा अपने जेब में रख लेगा और जेब में रखे रहेगा। उससे दोबारा आप पूछ नहीं सकते भाई कहाँ गया वीटो, मतलब ये जो विधेयक था वो कहाँ गया। तो पॉकेट वीटो का मतलब सीधा सीधा है कि इसे राष्ट्रपति अपने पास रख लेगा, रिव्यू के लिए नहीं भेजेगा, और रिव्यू के लिए नहीं भेजेगा तो दोबारा फिर आएगा ही नहीं, आएगा नहीं तो पारित करने की जरूरत ही नहीं। तो पॉकेट वीटो भी ठीक ठाक है हमारे समझ से। पॉकेट वीटो में क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति इसे अपने पास चुपचाप रख लेता है। राष्ट्रपति क्या करता है? चुपचाप इसे अपने पास रख लेता है। लिख लो, राष्ट्रपति चुपचाप इसे अपने पास रख लेता है। समझ गए ना? राष्ट्रपति इसे चुपचाप अपने पास रख लेगा, इसे किसी के पास भी नहीं भेजेगा, रख लेगा, कोई पूछ नहीं सकता। इसी को कहेंगे जेबी वीटो। जेबी में रख लिया, हो गया जेबी वीटो लग गया। और इसका प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने, पहली बार प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने। और क्यों किया इन्होंने? भाई कोई रीजन रहा होगा तभी किया ना। तो एक डाक संशोधन विधेयक बन रहा था, डाक संशोधन विधेयक। बालक बोलो मत, डिस्टर्ब बहुत कर रहे हो। देखो हम किसी शिकायत नहीं करते, पहली बात जान लो। आप लोग बोलते भले हो, इसका नाजायज फायदा मत उठाओ। खुद पढ़े हो, दूसरे पढ़ने नहीं दोगे। देखो इधर, डाक संशोधन विधेयक, इस पर यूज किया था पॉकेट वीटो का ज्ञानी जैल सिंह ने। क्यों किया?
क्योंकि इसमें ये प्रावधान था कि देखो पहले तो मोबाइल था नहीं, पहले लोग जो भी भेजना होता था वो लेटर के माध्यम से भेजते थे, पत्र के माध्यम से। और इसमें कहा गया कि पत्र भेजते समय लोग धोखाधड़ी करते हैं। तो इस विधेयक में ये कहा गया था कि अगर कोई डाक के माध्यम से कोई पत्र भेजता है तो डाक विभाग के पास ये अथॉरिटी होगी कि वो उसका पत्र पढ़ सकते हैं। अब बताओ भाई, तो गड़बड़ हो जाएगा। मान लो कोई किसी को लव लेटर लिख दिया और डाकिया खोला, देखा लिखा है मेरी प्रिय धन्नो मैं तुमसे, अब आगे अपनी सारी प्रेम कथा लिखा है और डाकिया देख देख खूब मजे ले रहा है, पहुंचेगा धन्नो के पास, ये चल रहा है भाई। इस हिसाब से आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया कि नहीं, किया कि नहीं भाई। हमारा जो हमारे पास प्राइवेसी का अधिकार है, ये मूल अधिकार है, और मूल अधिकार का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, सरकार भी नहीं कर सकती, और यहाँ पर सरकार कर रही थी। इसीलिए ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि ये गड़बड़ है। इसीलिए डाक संशोधन विधेयक पर ज्ञानी जैल सिंह ने क्या लगा दिया, जेबी विधेयक। समझ गया कि नहीं। तो ये हो गया आपका। हालांकि बस इतना ही याद रखना, ये जेबी पॉकेट वीटो ये तो लगाएंगे कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। बताओ अगर इसको पुनर्विचार के लिए वापस देंगे तो इनको तो पारित करना पड़ेगा। अब बाध्य हो गए, चाहे उसमें संशोधन करे या ना करे। जैसे कोई विधेयक आता है, मान लो यही होता है डाक संशोधन वाला, और ज्ञानी जैल सिंह कहते कि देखो इसमें गड़बड़ है, इसको सुधार करो, और वापस भेज देते। और वापस जैसे भेजते लोकसभा में जाता, लोकसभा वाले देखते कहे कुछ नहीं गड़बड़ है, फिर से इसको पारित करो, फिर से पारित करते, राज्यसभा वाले पारित करते और जाता राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति ये भी नहीं कह सकता कि गड़बड़ है, क्योंकि राष्ट्रपति उस समय उस विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाता। लेकिन चुपचाप रख लिए, कहा जाओ रख लेंगे, क्या कर लोगे। समझ गए कि नहीं। तो ये हो गया आर्टिकल नंबर 111 वीटो पावर। समझ गए ना। आर्टिकल नंबर 111 वीटो पावर। वीटो पावर अगर आपसे पूछा जाए कि वीटो पावर क्या है, बस इतना मन में रखो, किसी विधेयक को अस्वीकार करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है उसी को हम कहते हैं वीटो पावर। समझ गए ना। वीटो पावर क्या है, किसी विधेयक को अस्वीकार करने की शक्ति। ऐसे लिख लो कहीं पर, तो नहीं चल रहा है, लिखो, बोल रहे हैं किसी विधेयक को, हाँ बिल्कुल लिखो, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के द्वारा अस्वीकार करने की शक्ति। किसी विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अस्वीकार करने की शक्ति, यही है वीटो। बाकी वीटो का मतलब आपको बता ही दिए, निषेधात्मक शक्ति, निगेटिव पावर। जैसे देखो भगवान के पास भी शक्ति होती है, राक्षस के पास भी शक्ति होती है कि नहीं। भगवान के पास भी शक्ति और राक्षस के पास भी शक्ति, लेकिन मिसयूज कौन करते हैं, राक्षस। अब वो निषेधात्मक शक्ति है राक्षस वाली, और जो भगवान के पास है वो पॉजिटिव शक्ति है। समझ गया कि नहीं। तो राक्षसों के पास होती है, लेकिन अब ये मत सोचना कि राष्ट्रपति भी राक्षस है, गड़बड़ हो जाएगा भाई। यहाँ पर किसी गड़बड़ चीज को रोकने के लिए। चलो इरेज करें इसको। अगला एडिंग वैल्यू आर्टिकल नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 आर्टिकल 112 इसे कहते हैं बजट। बजट, हालांकि संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि इसके स्थान पर किया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो आर्टिकल 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल नंबर 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है, लेकिन इसको आम बोलचाल की भाषा में बजट कहते हैं। बजट क्या होता है? बजट का मतलब होता है कि पूरे साल भर में कितना पैसा खर्चा होगा और पूरे साल भर में कितना पैसा आएगा टैक्स के माध्यम से। इसका जो एक स्पीच होता है
लिखित रूप में, उसी को हम कहते हैं बजट या वार्षिक वित्तीय। देखो साफ साफ लिखा गया, वार्षिक मतलब एक वर्ष का, वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित, विवरण का मतलब वही लेखा जोखा, समझ गए ना। तो एक साल में कितना पैसा खर्चा होगा और कितना पैसा आएगा, इसका जो एक स्पीच होता है, एक भाषण होता है, उसी को कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, समझ गए ना। तो इसको पेश करने का काम कौन करता है? देखो पेश करने की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति के पास होती है, पेश करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन राष्ट्रपति से स्वयं नहीं पेश करता है। कहता है जब हमारे पास वित्त मंत्री बैठे हुए हैं तो हम इसे क्यों पेश करें, वित्त मंत्री को पेश कराता है। तो राष्ट्रपति वित्त मंत्री द्वारा पेश करवाता है, वित्त मंत्री द्वारा पेश कराता है, समझ गए ना। बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया जी नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण का। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया। बजट इसको आम बोलचाल की भाषा में लिख लो, आम बोलचाल की भाषा में। आम बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है बजट, जबकि इसका उल्लेख किया गया वार्षिक वित्तीय विवरण का। और इसे पेश कौन कराता है? राष्ट्रपति, किसके द्वारा? वित्त मंत्री द्वारा। हो सकता है राष्ट्रपति का मन किसी और से पेश कराने का हो तो उनसे भी करा सकता है, जरूरी नहीं कि वित्त मंत्री से कराए, समझ गए कि नहीं। हो सकता है खुद ही एकदम युवा कोई राष्ट्रपति बन जाए, हम पेश करेंगे, 2 घंटा पूरा स्पीच बोलेंगे, तो पूरा 2 घंटे तक अपना खुद ही बोल सकते हैं। पेश कराने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति। अब किसी से भी पेश करा सकते हैं, तो पैसे से ले भाई, पैसे से संबंधित जो मंत्री होगा उसी से तो कराएंगे ना। वित्त मंत्री होता है उसी से अधिकांश कराया जाता है, लेकिन किसी से भी कराया जा सकता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, क्या वार्षिक वित्तीय विवरण देने से पैसा खर्चा हो जाता है या बढ़ जाता है? ऐसा नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण मात्र एक स्पीच होता है। अब इसको लागू किया जाएगा, कितना लागू किया जाएगा, कितना नहीं किया जाएगा, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, समझ गए ना। बता दिया जाता है कि इतना इतना आने की संभावना है, तो संभावना का मतलब जरूरी नहीं कि आए, समझ गए ना। तो यह क्या होता है? यह एक भाषण होता है, यह एक भाषण होता है जिसमें पूरे वर्ष में होने वाले खर्च तथा आय का विवरण दिया जाता है, आय का विवरण दिया जाता है। समझ गया ना। बजट क्या होता है? यह एक भाषण होता है जिसमें पूरे वर्ष में होने वाले खर्च तथा आय, खर्च लिख दिए हैं तो आय व्यय क्यों लिखे? या तो सीधा लिखे होते आय व्यय, तो वही मतलब खर्च मतलब व्यय ही तो होता है ना। तो आय और व्यय का विवरण दिया जाता है या खर्च तथा आय का विवरण दिया जाता है। ये एक प्रकार का स्पीच होता है जो कि राष्ट्रपति वित्त मंत्री के द्वारा पेश करवा सकता है। आर्टिकल 112 में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। समझ गए कि नहीं? तो बजट का मतलब क्या होता है? एक भाषण जो ये बताता है कि वर्ष भर में कितना खर्चा होगा, कितना पैसा आएगा, बस इतना याद करके रखना और कुछ नहीं। 12 बजट, 112 बजट, ऐसे याद करना, मिलता जुलता है। 112 बजट, 12 बजट, 12 बजट याद करने के लिए बजट बोला जाता है, बाकी वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द है, ठीक है। इसके बाद 113 में क्या होता है? अब लिखाने वाला नहीं, अब समझने वाला है, पूरा आर्टिकल लिखाएंगे नहीं। अब आर्टिकल नंबर 113 में बोला क्या गया है, समझिए। आर्टिकल नंबर अच्छा नहीं लगेगा, तो ऐसे बताइए, हम लोग लिख लिखने वाले लिख लेंगे। देखो दरअसल में कुछ लोग कहते हैं कि सर थोड़ा तेज पढ़ाई, और हम भी सोच रहे हैं थोड़ा तेज पढ़ाए ना, बहुत स्लो हो जा रहा है। भाग 5 के बाद बहुत तेज पढ़ाएंगे। अब भाग 5 पढ़ा रहे हैं ना, तो सोच रहे हैं कि जैसे वीडियो भी बन रहा है, तो ताकि कोई देखे तो उसको ये ना लगे कि पता नहीं क्या उड़ते उड़ते पढ़ा दिए ना, इसीलिए थोड़ा अरे उस लोग के देख लेंगे। अरे स्लो करने की बात नहीं है, मेरे कहने का मतलब है ताकि जैसे मैंने आपको बजट बताया तो बजट के बारे में आपको समझ जाए, नहीं तो मुझे क्या 112 बजट, चलो ठीक है आगे 113
114, 115 ऐसे लिखा देता मैं, समझाना है ना, इसीलिए ज़्यादा करते हैं। छापो पहले, उसके बाद आगे बात। सुनो भाई, आर्टिकल नंबर 113, आर्टिकल नंबर 113 में कहा गया है प्राक्कलन के बारे में। प्राक्कलन क्या होता है? जैसे बजट बना दिया गया ना, बजट तैयार किया गया, मतलब एक भाषण दिया गया। अगर बजट में कुछ पैसा ज़्यादा हो जाता है, जैसे मान लीजिए वही बताया कि आपके यहाँ निमंत्रण होना है और आप बजट बनाते हैं, बजट नहीं बन पा रहा है, बजट बना लें, तो बजट बनाते हैं। और बजट में कभी कभी क्या होता है कि आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है ना, तो एक फिर पर्ची तैयार की जाती है, जिसे कहते हैं एस्टीमेट, कहते हैं ना। जब आपके यहाँ वो हलवाई आता है तो बड़ी सी पर्ची लिखेगा, लिखेगा कि नहीं? पूरा लिखेगा। 200 ग्राम जीरा, 20 किलोग्राम पनीर, ऐसे ऐसे दुनिया भर का लिख देगा, इतना खतरनाक तरीके से लिखेगा कि नहीं? उसी को हम कहते हैं एस्टीमेट। क्या कहते हैं? एस्टीमेट। एस्टीमेट। एस्टीमेट का मतलब होता है आकलन लगाना कि कितना हो सकता है। जैसे आप बताओगे हलवाई को ना 200 आदमी को खिलाना है तो 250 का ही बनाएगा, क्योंकि उसको पता है कि 200 वाले बता रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे बिना न्योता की भी चले आते हैं, है ना। खास सही बता रहे हैं, ये प्रकृति ज़्यादा लड़कों में है। अगर एक को न्योता मिल गया, पूरे ग्रुप को न्योता दे देंगे। अरे मेरे दोस्त क्या, चल मेरा दोस्त तुम्हारा दोस्त, ऐसे न्योता करते हैं। तो अब बताओ, 200 आदमी की व्यवस्था बनाई गई है और उसमें 250-300 पहुंच जा रहे हैं, तो इसी हिसाब से हलवाई भी तो चालाक होता है ना। बाद में हलवाई को ही परेशान करोगे, अरे भैया जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी छानो पूरी पूरी, तो इसलिए वो अपना एस्टीमेट बढ़िया से बनाता है। तो ऐसे जब बजट पेश किया गया, अब एस्टीमेट तैयार किया जाएगा कि वास्तव में ये जो इतना खर्चा बताया गया सही सही होगा कि बस झूठ है, पक्का मार दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 113 में है एस्टीमेट, जिसे हम कहते हैं प्राक्कलन। इसको एक 113 प्राक्कलन। आगे 114 में क्या कहा गया है? 15 में क्या कहा गया है? 16 में क्या कहा गया है? 17, 18, 14। वैसे महत्वपूर्ण तो यही है 17। हाँ बिल्कुल बताएंगे, लिखाएंगे नहीं, बस सुनो। आर्टिकल नंबर 113 में प्राक्कलन, और इसमें कहा गया विनियोग विधेयक के बारे में। विनियोग विधेयक क्या होता है? जितना पैसा विनियोग विधेयक द्वारा पारित हो जाएगा उतना ही पैसा निकाला जाएगा। जैसे बजट बनेगा तो कहा जाएगा अब की बार 200 करोड़ खर्चा होगा ना, तो उतना निकाला जाएगा पैसा। और पैसा निकालने के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पारित कराना पड़ता है कि नहीं? भाई विपक्ष वाले रहेंगे, कहेंगे इसमें घोटाला होगा, इतना पैसा नहीं निकलेगा, कम पैसा निकालना चाहिए। तो अगला आएगा विनियोग विधेयक। ठीक है, ये क्या होगा? विनियोग विधेयक। इसके बाद अतिरिक्त अनुदान, पैसा कम पड़ गया तो अतिरिक्त अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। 16 में है लेखानुदान। लिखना नहीं चाहते थे लेकिन आप लोग विधेयक, चलो बता ही देते हैं, लिख दिए तो। देखो भाई, प्राक्कलन आप समझ गए होंगे। प्राक्कलन का मतलब है कि आकलन लगाना। प्राक्कलन मतलब आकलन लगाना कि क्या इतना पैसा खर्चा करना सही है। जितना भाई जो बजट पेश किया गया है, बजट में बोल दिया गया कि 200 करोड़ रुपया खर्चा किया जाएगा, तो आकलन लोग लगाते हैं कि इतना खर्चा करना सही भी होगा कि गलत होगा, आकलन लगाना। ठीक, उसके बाद विनियोग। अब विनियोग विधेयक पारित होता है लोकसभा और राज्यसभा से। विनियोग विधेयक में जितना पैसा पारित हो जाएगा उतना ही मिलेगा। यह नहीं कि बजट में बोल दिया गया कि 200 रुपया खर्च होगा तो 200 मिलेगा। तो विनियोग विधेयक में क्या होता है? जितना विनियोग विधेयक में पारित होगा उतना ही पैसा मिलने वाला है, मतलब उतना ही पैसा निकलेगा और बाकी पैसा नहीं निकलेगा। संचित निधि से जो पैसा निकाला जाएगा वो विनियोग विधेयक के ऊपर निर्भर होता है कि विनियोग विधेयक में बोला गया 150 करोड़ तो 150 ही निकलेगा, और 200 वहाँ भले ही बोला गया था बजट में, लेकिन 200 नहीं निकलेगा। किसके हिसाब से? विनियोग विधेयक के हिसाब से। इसके बाद अतिरिक्त अनुदान। मान लो भाई 200 कहा कि 200 करोड़ खर्चा होना है,
लेकिन विनियोग विधेयक में कितना पारित हुआ? मात्र 150 करोड़। ठीक है, और काम होने लगा और काम होता गया, लेकिन पैसे की कमी आ गई। अब जब पैसे की कमी आ गई किसी मंत्रालय, मान लो सड़क परिवहन मंत्रालय में पैसे की कमी आ गई, तो जो सड़क परिवहन मंत्री हैं वो भाई सरकार से कहेंगे कि पैसे की कमी हो रही, सड़क नहीं बन पा रही है, हमको अतिरिक्त पैसा दिया जाए, अतिरिक्त पैसा, तो उसी को कहा जाता है अतिरिक्त अनुदान। समझ गए ना? तो जब बजट में कमी हो गई होती है और उस कमी को पूरा किया जाता है, उसी को कहा जाता है अतिरिक्त अनुदान। समझ गए ना? इसके बाद लेखानुदान क्या होता है? लेखानुदान मतलब लिखित रूप में पैसा, इतना लिख के भेजेंगे, हमको इतने पैसे की कमी है, पैसा मिलेगा। और वित्त विधेयक तो मैंने बता ही दिया था ना, वित्त विधेयक भी वित्त विधेयक के अंतर्गत ही आता है धन विधेयक। पैसे से संबंधित ये विधेयक है, पैसे से रिलेटेड जो भी मामला होगा वो किसके अंतर्गत आएगा? वित्त विधेयक। जैसे धन विधेयक किसके अंतर्गत आएगा? वित्त विधेयक। समझ गए कि नहीं? तो 117। इसके बाद अब आपको लेकर चलते हैं कहाँ पर? 120। 18-19 का आंसर जी। अब ऐसा नहीं कि केवल हम पॉलिटी ही पढ़ते रहते हैं, भाई हमारे पास एक ही काम थोड़ी है कि हम केवल पॉलिटी ही पढ़ेंगे ना। बाकी आपको लिखना होगा तो हम लिखा देंगे, चिंता मत करिएगा। देखो यहाँ पर भाषा की बात कीजिए, भाषा संसद भवन की भाषा, संसद भवन में संसद भवन में बोली जाने वाली भाषा। तो संसद भवन में कौन कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? हिंदी का प्रयोग किया जाता है और इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग किया जाता है, वहाँ की आधिकारिक भाषा होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी और भी भाषा को बोलना चाहता है, अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोलना चाहता है, तो वो अध्यक्ष महोदय से अनुमति लेकर के बोल सकता है। सबके पास ट्रांसलेटर होता है, सब अपना लगा लगा के सुन लेंगे। अब भाई मान लीजिए कोई तमिलनाडु का है, अब मलयालम भाषा बोलना चाहता है तो बोल सकता है, लेकिन उसको अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। ऑफिशियल भाषा दो ही होती है, कौन कौन सी? हिंदी और इंग्लिश। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए संसद में बोले जाने वाली भाषा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, बाकी और भाषा बोलना है तो बोल सकते हैं कि नहीं, लेकिन अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी। आर्टिकल नंबर 121, इसमें कहा गया है कि जो सांसद लोग हैं या संसद भवन न्यायाधीशों के आचरण की जांच नहीं करेगा। एक 121 में बोला गया है कि जो सांसद लोग हैं, मतलब संसद भवन जो है, सीधा सीधा समझो, संसद भवन न्यायाधीशों के आचरण की जांच नहीं कर सकता। मान लीजिए कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसने कोई फैसला दिया और संसद भवन वाले बोले कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया फैसला गलत है, वो जो जज दिया था फैसला वो गलत है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हम उंगली तक भी नहीं उठा सकते, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो संसद भवन भी, सुनो ध्यान से, संसद भवन भी न्यायाधीशों के खिलाफ या उनके आचरण के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता है। और न्यायाधीशों के पास तो इतना पावर होता है, अगर मान लीजिए कोई न्यायाधीश है और उसने कोई क्राइम किया तो वो अपने क्राइम का फैसला खुद दे सकता है। मान लो कोई जज है और उसने किसी महिला के साथ छेड़छाड़ कर दी और महिला रिपोर्ट लिखा दी और FIR दर्ज हुआ, फिर मुकदमा गया और मुकदमा गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में उस मुकदमे की जांच वो खुद कर सकता है जिसने इसके साथ छेड़छाड़ किया था, लेकिन वो जो जज है वो खुद अपने मामले की जांच कर सकता है। जज भाई खुद किया होगा, बोलेगा कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो निर्दोष हैं, बस हो गया खत्म। तो न्यायाधीश के पास इतनी पावर होती है, समझ गए कि नहीं? तो न्यायाधीशों के आचरण के खिलाफ संसद भवन नहीं बोल सकता है। और आर्टिकल नंबर 122, इसमें बोला गया है, देखो इधर बोला गया कि संसद भवन नहीं बोल सकती, कौन नहीं बोल सकता? संसद भवन। अब जब संसद भवन नहीं बोल सकती है तो न्यायाधीश भी संसद भवन के बारे में नहीं बोल सकते। या सुप्रीम कोर्ट संसद भवन के बारे में, या ऐसे लिखो, संसद भवन के आचरण की जांच नहीं करेगी। ठीक है, वही सेम टू सेम।
मतलब पहले वाले बोला गया कि संसद भवन नहीं कर सकती है किसकी जांच, सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो न्यायाधीश है उनकी, और 122 में बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट संसद भवन के जो सांसद हैं इनके आचरण की जांच नहीं करेगा। और यहीं से आपका पार्लियामेंट्री वाला सिस्टम हो गया समाप्त। समझ गए कि नहीं? तो खत्म मामला। अब आगे बताएंगे नेक्स्ट।